Hello students, our new topic is related to macroeconomics chapter 5 banking. As I mentioned or told you in my previous lecture that it is very important to know the terminology of the title of the lesson, as the title of the lesson is banking. Now our question is that, or our query is that, from where did this word comes from? ये शब्द आया कहाँ से? Actually this word is come from an Italian word banco, meaning of this word is bench. Banco is an Italian word. In olden days or in ancient time, business persons, when they required money, they borrow money from some person and the depositors deposit their money to a person. This person is sitting on a bench and give facility to the businessman if they need any types of money. समय के साथ साथ ये बैंको वर्ड चेंज होते होते बैंकिंग में चेंज आ गया, तो यहाँ से बैंकों से चेंज होकर के ये बैंकिंग बना. बेंच के ऊपर बैठता था वो और लेन देन करता था पैसों का, जिसको भी ज़रूरत होती थी. तो इस तरह से वो टाइम के साथ चेंज आते आते और ये वर्ड जो है बैंकिंग बन गया. इस चैप्टर में मेनली 3 पार्ट्स हैं. वन इज़ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, 2 फंक्शंस ऑफ central bank, and number 3 quantitative and qualitative measures by central bank to control credit or money supply. Now I am going to explain the first part of this lesson, credit creation by commercial banks. As you know, in my previous lecture I told you that RBI is the sole authority of issuing notes, then commercial banks and government. These are the producers of the money or the money suppliers. But we know that only RBI has the sole authority to issue notes or print notes, while the commercial banks have no authority to print notes. Even then, they contribute a lot in the money supply. How do they do this? वो किस प्रकार करते हैं ये क्रेडिट क्रिएशन का काम? इट्स ए वेरी सिंपल एंड अमेजिंग मेथड. अगर इसको हम लोकल पार्लेंस में बताते हैं तो बैंक एक वो संस्था है जो आपसे एक रोटी लेती है, आपको 1.25 रोटी वापस देती है और खुद भी उसमें से आधी रोटी खा लेती है, यूज़ कर लेती है, बचा लेती है. तो इस तरह से बैंकिंग का जो क्रेडिट क्रिएशन का सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो आप देखिए उसको. सपोज कि किसी एक व्यक्ति ने किसी बैंक के पास 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाया. ये डिपॉजिट
बैंक का कैश डिपॉजिट जो है इसे कैश रिजर्व्स भी कहा जाता है। कैश रिजर्व्स, आप इसे नोट करके रखें, ये वर्ड आपको आगे काम आएगा। बैंक अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से ये जानता है कि ऑल डिपॉजिटर्स नेवर विड्रॉ देयर ऑल डिपॉजिट्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। उन्हें अपने ऐतिहासिक अनुभव से ये पता है कि जो जमा करता है वो अपना सारा पैसा एक बार नहीं निकलवाते। किसी बच्चे के ये बात भी ध्यान आ सकती है, वो सोचता नहीं सर ऐसा नहीं होता, निकलवा लेते हैं। तो हम ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और किसी बैंक के पास सिर्फ 10,000 रुपये ही जमा नहीं है, उसके पास लाखों करोड़ों जमा है। अगर कोई एक व्यक्ति पैसा निकलवा भी लेता है तो बैंक के टोटल डिपॉजिट्स पर कोई जो है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करता। इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है, मांग जमा। जब चाहें वो चेक इशू करके और इस पैसे को निकलवा सकते हैं। अब बैंक के लिए डिमांड डिपॉजिट्स और कैश डिपॉजिट या कैश रिजर्व्स एक ये लायबिलिटी बन गई, क्योंकि जब भी डिपॉजिटर्स उससे डिमांड करेगा उसे देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये 10,000 रुपीज़ जहाँ लायबिलिटी है वहीं 10,000 एसेट भी है कि बैंक उसको यूज़ कर सकता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि बैंक की कमाई का क्या जरिया है। तो हमें पता है कि बैंक जो बैंक से क्रेडिट लेते हैं उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें जो इंटरेस्ट देता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक की कमाई का जरिया है, वो उसका प्रॉफिट होता है। तो बैंक इन 10,000 रुपीज़ को अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन अगर 10,000 रुपीज़ बैंक ने पूरा का पूरा बाज़ार में किसी को उधार दे दिया, लोन दे दिया, और अगर जिस व्यक्ति ने पैसा जमा करवाया है वो अगर अपना पैसा लेने आता है तो उसको पैसा कहाँ से दें। इसलिए बैंक इस लायबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए 10,000 का 10% अपने पास बचा के रखता है। इसे रिक्वायर्ड रिजर्व्स कहा जाता है। इसे भी आप नोट करके रखें, रिक्वायर्ड रिजर्व्स। ये वर्ड आपके काम आएगा आगे मनी मल्टीप्लायर के अंदर। तो 10,000 में से वो 1,000 रुपये अपने पास रखता है और बाकी 9,000 रुपीज़ अब वो एक्सेस रिजर्व पाता है अपने पास। अब वो 9,000 रुपये 9,000 रुपीज़ को आगे किसी दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे करके प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन बैंक कभी भी किसी व्यक्ति को लोन कैश में नहीं देता। उसकी बजाय वो उसके लिए एक अकाउंट ओपन करता है और उस अकाउंट में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है एज ए क्रेडिट आइटम। तो इस तरह से बैंक ने 10,000 की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए 1,000 रुपीज़ अपने पास रखा, 9,000 उसके पास एक्सेस रिजर्व था, वो उसने किसी थर्ड पर्सन को फिर लोन दे दिया और वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास है। लेकिन बैंक ने अपने कैश को इंटैक्ट रखा है, अभी तक उसके पास टोटल 10,000 है, उसने कैश किसी को नहीं दिया है। यहाँ फिर क्वेश्चन अराइज हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में कि सर कोई भी निकलवा तो सकता है, क्योंकि बैंक ने जिसको लोन दिया 9,000 रुपये का उसको एक चेक बुक इशू कर दी और जब चाहे वो पैसा चेक से निकलवा सकता है। तो फिर मैं आपकी इस क्यूरीज को सेटिफाई करने के लिए ये बताऊंगा कि बैंक के पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही नहीं है, बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हैं। उन अकाउंट्स में से अगर कोई व्यक्ति, कुछ लोग पूरा पैसा विड्रॉ कर भी लेते हैं तो बैंक के टोटल डिपॉजिट्स के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं कि प्रोसेस क्या है। अब बैंक के पास टोटल 19,000 डिमांड डिपॉजिट्स हैं
इन 19,000 की लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए इसका 10% मीन्स 1900 बैंक अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व्स में रखेगा। या इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि 9,000 एज ए डिमांड डिपॉजिट है। बैंक इस 9,000 की लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए 900 रुपीज़ अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व्स में रखेगा और 8,100 रुपीज़ अगेन जो है वो किसी फोर्थ पर्सन को लोन दे देगा ताकि उससे कमाए गए इंटरेस्ट से अपना प्रॉफिट कमा पाए। अब ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और जब तक चलता रहेगा जब तक बैंक के पास जो एक्सेस रिजर्व है वो टोटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। और अब इस सिस्टम को हम एक कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ बैंक के थ्रू समझते हैं। इसे कंप्लीट करने से पहले एक पॉइंट और है बीच में जिसे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। जो पैसा फर्स्ट टाइम किसी डिपॉजिटर ने जो बैंक में डिपॉजिट किया उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। हिंदी में उसे कहा जाता है प्राथमिक जमाएं। प्राइमरी डिपॉजिट। और जो 9,000 रुपीज़ बैंक ने लोन के थ्रू डिमांड डिपॉजिट क्रिएट किया उसे सेकेंडरी डिपॉजिट कहा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है गौण जमाएं। लेकिन दोनों ही डीडी का हिस्सा है, डिमांड डिपॉजिट है दोनों ही। डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहा गया कि 10,000 को भी कभी भी चेक इशू करके विड्रॉ किया जा सकता है और सेकेंडरी डिपॉजिट्स को भी कभी भी चेक इशू करके विड्रॉ किया जा सकता है। दोनों डिमांड डिपॉजिट है। तो इस तरह से जो कंबाइंड बैलेंस शीट होगी वो इस तरह से बिहेव करेगी। नंबर 1, डिमांड डिपॉजिट्स ओल्ड 10,000, assets 10,000 and required reserve to complete this liability is 1,000. Second, demand deposits new 9,000, assets 9,000 and required reserves 900. Then again 8,100 secondary deposits, 8,100 assets, 810 required reserves, and so on. The total of these liabilities is 1 lakh. 1 lakh 10,000. You can see here liability 1 lakh is equal to assets 1 lakh, and to fulfill the liability of 1 lakh required reserve is 10,000. The initial or the primary deposit is remaining at it is intact with the bank to fulfill the liability of 1 lakh. यानी कि बैंक के पास 1 लाख रुपए की जो लाइबिलिटी है, जो दायित्व है, उसको पूरा करने के लिए 10% जो रिक्वायर्ड रिजर्व उसने शुरू में लेकर चला था कि वो सेफ कितनी अमाउंट में मेरे पास रखूं ताकि अगर कोई डिपॉजिटर्स अपना पैसा लेने आता है तो मैं उसको दे पाऊं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाऊं। उसके लिए उसने 10,000 रखा था जो कि टोटल 1 लाख का 10,000 इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 10,000। तो इस तरह से बैंक जो है वो उसने मार्केट में
10,000 रुपीज़ के बिहाफ पर रिक्वायर्ड रिजर्व 10% होने के कारण 1 लाख रुपए का क्रेडिट क्रिएशन किया। इन दिस वे कॉमर्शियल बैंक्स create credit or contributes in the money supply even then they have no authority to issue notes. Now we have a formula that is K. K denotes for money multiplier. It is equal to 1 upon RR into में cash reserves. As I told you, you note down this word, we will use it in the later stage, and this also. So we see that this is the money multiplier formula. RR means the required reserves, that is 10%. How it works? K is equal to 1 upon 10% into me 10,000. We remove this percentage. Mathematics students will understand it better. Then it comes to 1 lakh. In this way we have create a formula without drawing or calculation of this combined balance sheet. We can find out how much amount a bank is create in the credit or give it to the loan to the people by this formula directly. This is the credit multiplier. Now the final result is that by primary deposits 10,000 and required reserves 10%, a bank create the credit of 1 lakh. Now it is very necessary to clear that this amount of 10,000 is not the part of money supply, because in my previous lecture I told you or mentioned there the producer of the money or the money held by the producers of the money is not the part of money supply. Only this 1 lakh rupee is the part of money supply. In this way this process works, and all the commercial banks use this process to create credit in the market or issue note in the economy. Thanks.